हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मीशो के अंदर में किस तरीके से सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हो, किस तरीके से अपना प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल कर सकते हो। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और एक यूज़र का मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। रेडिट पर काफ़ी सारे यूज़र ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रखते होते हैं मीशो के ऊपर में काम करते हैं। जिस तरीके से अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होती है, जिस तरीके से बहुत सारी कंपनी ई कॉमर्स कंपनी होती है जहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकते हो और कस्टमर तक पहुँचाने का काम, डिलीवर करने का काम वो उस कंपनी के द्वारा होता है। आपको वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट परचेज़ होती है कस्टमर के द्वारा, वो आपको कमीशन दिया जाता है और एज़ अ प्रॉफ़िट आप रख सकते हो। और बाकी एडवर्टाइज़मेंट वगैरह चलाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करना होता है। तो मीशो भी एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप सेलिंग और बाई कर सकते हो। तो इसके अंदर में किस तरीके से अपना बिज़नेस को लिस्टेड कर सकते हो और महीने का लाखों रुपीज़ कमा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले मैं कुछ एक्सपीरियंस आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या-क्या होने वाला है और किस तरीके से यहाँ पर काम होती है। तो देखो, मीशो एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड कर देते हो। मान के चलो कि आपने कोई ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई क्लॉथिंग हो सकता है या फिर कोई वॉचेज़ हो सकता है, कोई ब्रेसलेट वगैरह हो सकती है। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपके घर के ऊपर में प्रोडक्ट है तो घर से तो आपको सेल होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर में लिस्टेड नहीं करोगे, लोगों तक पहुँचाओगे भी नहीं, तो कैसे लोग जानेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे ही लिस्टेड कर लेते हो, देन मीशो क्या करता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर में डिलीवर के लिए लिस्ट कर देता है और लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। तो जैसे प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ जाता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को शिपमेंट कराती है, वो पेमेंट करता है, डायरेक्टली वो पेमेंट मीशो सेलर के पास जाता है, आपके पास नहीं आएगा, मीशो के पास जाता है। देन मीशो क्या करेगा, इस ऑर्डर को पिकअप करेगा आपके दिए गए लोकेशन से और आपको उस कस्टमर के लोकेशन पर एग्जैक्टली पहुंचा देता है। उसके बाद उसके पास कुछ कंडीशंस होती है, जैसे 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी होती है, जो काफ़ी सारी ई कॉमर्स कंपनी आमतौर पर देती है। तो उस हिसाब से आपको जैसे ही कस्टमर का रिटर्निंग पॉलिसी है वो एक्सपायर हो जाता है, देन आपको अकाउंट में क्रेडिट कर देता है जो भी अमाउंट आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर में आपने लिस्ट कर रखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। अब मीशो के अंदर में कैसे काम करना होता है, सबसे पहले मैं एक एक्सपीरियंस दिखाना चाहता हूँ, जो रेडिट पर काफ़ी सारे यूज़र ने शेयर किया है, लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पर इन्होंने एक-एक चीज़ को सामने रखा है कि कैसे आप सेलर अकाउंट बना सकते हो, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होती है, कैसे आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट होता है, किस तरीके का कितना आपको मार्जिन मिलने वाला है, अगर रिटर्न आपको आती है प्रोडक्ट तो कितने परसेंट का नुकसान होता है, और अगर आपका प्रोडक्ट पहुँचा ही नहीं, ओरिजिन ही नहीं हुआ, तो उस केस में आपको कितने परसेंट का नुकसान होता है। तो इस सिनेरियो को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से ना आपको अकाउंट बनाना होता है, कैसे प्रोडक्ट लिस्टेड करना होता है, कैसे ऑर्डर्स मिलते हैं, मैं सारा आपको डिटेल्स बता दूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक-एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ना सिर्फ़ यहाँ पर अगर डायरेक्टली अकाउंट बनाना मैं सिखा दूँगा, कुछ आपको पता नहीं होगा, इस केस में यहाँ पर सेलिंग नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपके पास सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि प्रोडक्ट का डिटेल्स मैं बता देता हूँ कि एक यूज़र ने अपना एक्सपीरियंस रेडिट के ऊपर में शेयर किया है। तो सबसे पहले देखोगे ना, तो जो अगर आपका एक्चुअल जो प्रोडक्ट को आपने मीशो में लिस्टेड कर दिया है और उसका प्राइस रख दिया ₹350, तो ₹350 में वो लिस्टेड हो जाएगा। और अगर एक्चुअल प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, तो हो सकता है कि आपने कुछ कम ही रखा होगा, क्योंकि आप 350 में खरीदोगे और 350 में तो बेचोगे नहीं। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता होगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट का दाम है ₹195, जो कि ₹195 में आपने खरीदा है, लेकिन मीशो के ऊपर में आपने लिस्टेड कर दिया ₹350 में। अब होगा क्या कि जैसे ही आपकी ऑर्डर आती है, तो ऑर्डर आने के बाद ना आपके पास यहाँ पर ₹70 का मार्जिन बचता है। यानी कि जैसे ही ऑर्डर आएगा, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस था यानी कि सीपी था, वो 195 था, लेकिन सेलिंग प्राइस ₹350 है। तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उतना आपको मार्जिन नहीं मिलता है, थोड़ा-सा आपको उसमें डिडक्ट होता है। डिडक्ट में जैसे मीशो अपना शिपमेंट कराएगा, लोगों तक पहुँचाएगा, तो शिपिंग कॉस्ट वगैरह मिला-जुला कर 260 से लेकर ₹270 आपको मिलने वाला है। तो ₹265 मान के चलो कि आपको ₹265 पर ऑर्डर के हिसाब से मिल रहा है। तो ₹195 में आपने खरीदा था और ₹265 आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपके पास मार्जिन टोटल ₹70 का बचता है। तो इस तरीके का हो गया सिर्फ़ एक प्रोडक्ट का सिनेरियो, यानी कि पर प्रोडक्ट के ऊपर में ₹70। मैं मानकर ये चलता हूँ। अब इसमें से कई लोग होंगे ना कि यार वो प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं किया, तो रिटर्न टू ओरिजिन इसका मतलब क्या होता है, आरटीओ और यहाँ रिटर्न दोनों अलग है। सबसे पहले मैं रिटर्न समझा देता हूँ। रिटर्न में होता क्या है ना कि प्रोडक्ट तो चला गया, रिसीव भी कर लिया, लेकिन 2-4 दिन यूज़ किया, देन उसको अच्छा नहीं लगा, या फिर प्रोडक्ट वो डिफेक्टिव हो गया, या फिर डैमेज्ड हो गया, या फिर शिपमेंट में कोई इश्यू हो गई, तो इस तरीके का उसको रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न में क्या होता है ना कि जनरली आपको 20% का लॉस होता है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपका प्रोडक्ट सही एड्रेस पर नहीं पहुँचा है, या फिर अगर हो सकता है कि प्रोडक्ट भेजा था लेकिन कस्टमर ने गलत प्रोडक्ट भेज दिया है, या फिर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्टिव हो गई है ड्यूरिंग द शिपमेंट, तो उस केस में 20% का रिटर्न रेट आपको लॉस होगा। यानी कि लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 20% का लॉस होगा, यानी कि ₹200 होगा लॉस, जो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर में है, अगर आप रिटर्न कराते हो तो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आरटीओ का मतलब क्या होता है ना, रिटर्न टू ओरिजिन, यानी कि प्रोडक्ट तो चला गया, आपने तो भेज तो दिया प्रोडक्ट, लेकिन कस्टमर के पास एड्रेस गलत हो, या फिर कस्टमर ने कॉल ही नहीं उठाया ड्यूरिंग द शिपमेंट, या फिर कस्टमर कहीं और है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं। ये सिंपल
सा लॉजिक से समझ सकते हो। तो इस केस में आपको यहाँ पर 10% वो डैमेज होगा यानी कि लॉस होगा, क्योंकि उसके अंदर में होगा क्या कि आपका शिपमेंट कॉस्ट जो है वो चला जाएगा। कंपनी तो आपको दोबारा से रिफंडेबल करने वाली नहीं है, जो शिपमेंट हो चुकी है और कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कस्टमर का गलती है। तो इस केस में भी आपको आरटीओ यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन यानी कि 10% का लॉसेस होता है। ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर सिनेरियो समझा दिया। अब अगर आपका प्रोडक्ट ₹700 का है तो उसमें ₹70 का आपको लॉस हो जाएगा कि आपके पास ना 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, और किस तरीके से मीशो के ऊपर में 100 से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट सेल करते हो तो कितना ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है और किस तरीके से यहाँ पर आपको प्रॉफिट होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर भी एक यूज़र ने जो शेयर किया है ना सिनेरियो को, वो यहाँ पर देख सकते हो। 100 प्रोडक्ट यहाँ पर शेयर किया है। अगर 100 प्रोडक्ट के मैं मान के चलता हूँ कि ₹70 पर प्रोडक्ट के ऊपर में आपको अगर मार्जिन मिल रहा है, तो लगभग ₹7,000 आपके पास टोटल बच जाएगा, जो कि एज़ अ प्रॉफिट हो जाएगा। बिफोर आरटीओ और रिटर्न, यानी कि रिटर्न और आरटीओ यहाँ पर एडेड नहीं है। और सिंपल सी लॉजिक है कि भाई अगर 7,000 आपको प्रॉफिट हो रही है, तो उसके अंदर में कुछ-कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही नहीं, या फिर अगर वो प्रोडक्ट जो आएगा रिटर्निंग, वो हो सकता है कि कस्टमर तक पहुँचा ही नहीं, तो वो आपको काउंट नहीं हो रहा है। उसके बाद ना मैं मान कर चलता हूँ कि 10% का लॉस होता है, क्योंकि लॉस भी मैंने आपको दिखाया था कि 10% का आपको आरटीओ होगा अगर आपको कस्टमर तक पहुँचा ही नहीं, तो लगभग ₹700 आपको अगर 10 प्रोडक्ट मान कर चलता हूँ कि अगर आपके 10% का लॉस हुआ है, यानी कि 10 यूनिट आपने भेजा था, 10 यूनिट आपने रिटर्निंग हो गया, यानी कि 100 यूनिट में से 10 यूनिट रिटर्निंग हो गया, 90 यूनिट आपको प्रॉफिट हुई है और 10 यूनिट आपको रिटर्न हो गया, तो ₹700 का आपको लॉस हुआ है, सिंपल सा वर्ड है। और रिटर्न लॉस में क्या होता है कि जब भी यूनिट होती है ना, अगर 100 आपने प्रोडक्ट भेजे हैं, तो 20 अगर आपके पास प्रोडक्ट है जो रिवर्स आ गए हैं, यानी कि आपके पास ही आ गया है, तो उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, उसका जो शिपमेंट चार्ज होता है, डिलीवरी कॉस्ट होता है, तो वो सब भी आपको काउंट किया जाता है। तो उसमें से भी मैं मान के चलता हूँ कि 20% यानी कि 20 यूनिट आपको रिटर्न हो गए, जो कस्टमर ने रिसीव तो कर लिया था, लेकिन डिफेक्टिव के कारण या फिर हो सकता है कस्टमर ने डैमेज करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो उसमें भी मैं मान के चलता हूँ कि लगभग ₹200 का अगर आपने पर प्रोडक्ट का हिसाब से जोड़ रखा, तो 20 यूनिट का आपको लगभग ₹4,000 का लॉस होने वाला है। अब आफ्टर लॉस मार्जिन यानी कि लगभग ₹1,400 होने वाला है। अगर आपने मार्जिन के हिसाब से जोड़ते हो तो ₹1,400 होने वाला है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको कुछ ताम-झाम करना नहीं होता है। लेकिन रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा वो आपको यहाँ पर ₹7,000 का जो ओरिजिनल जो प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, उसके अलावा ₹700 का जो आरटीओ है, यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन, जो जो प्रोडक्ट वास्तव में कस्टमर तक पहुँचा ही नहीं और आरटीओ बोलते हैं, तो ₹700 का ये डिफेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लगभग ₹5400 आपको प्रॉफिट हुआ है। तो भाई ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? अब बाकी में जो रिटर्निंग होती है, कई बार ना रिटर्न हो गया लेकिन वो सेलर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला, आपने अच्छा प्रोडक्ट भेजा था, तो वो उसमें लगभग ₹900 का, तो लगभग ₹5400 100 यूनिट पे भेजोगे, वो आपको इस तरीके का होगा। और 12 लगभग 5 से 6,000 रुपए लगभग अगर 100 ऑर्डर के लिए प्लेस करते हो, तो इस तरीके का मार्जिन और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉसेस वगैरह होती है। इस तरीके से रेडिट का जो यूज़र का एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और इसके अंदर में ना थोड़ा-थोड़ा इन लोगों ने क्योंकि दिखाया है, एक्चुअल एक्सपीरियंस दिखाया है, इन लोगों ने ये भी दिखाया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट वगैरह रखते हो, अगर आप लेबर कॉस्ट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिला लो, तो आपको लॉस चला जाएगा। तो इस तरीके का इन लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से दिखाया। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर एज़ अ इंडिविजुअल अगर आप काम करते हो ना, तो मेसे के ऊपर में बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर अपना प्रोडक्ट परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये शिपमेंट के लिए या फिर अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम रखता है। ई-कॉमर्स कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लेकिन यहाँ पर ना आपको ना अगर आप जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गया या फिर एम्प्लॉयी के लिए हो गया, देन पैकेज मटेरियल हो गया। पैकेजिंग मटेरियल तो चलेगा, मैं मान कर चलता हूँ, क्योंकि आप इसको यूज़ करोगे ही अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के, लोगों को अट्रैक्शन लाने के लिए, तो ये तो चलेगा ही। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर रिटर्निंग का पॉलिसी थी, उसके बाद यहाँ पर आरटीओ था, ये इतना नहीं आता है। अगर आप जैसे क्लॉथेस वगैरह करते हैं या फिर अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, हालाँकि क्लॉथेस पर थोड़ा-सा ज़्यादा आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पर कम ही आएँगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक में वही चीज़ दे रहे हो, जो चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है, जो लोगों ने ऑर्डर किया है। तो एक्चुअली में उसका फंक्शन यही होगा, और मीशो आमतौर पे इन लोगों को रिटर्निंग भी लेता नहीं है, अगर आपने प्रोडक्ट सही भेजा है, ठीक है? तो चलो अब मैं बताता हूँ कि मीशो के अंदर में किस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म के अंदर में अपनी बिज़नेस को रजिस्टर्ड करना होता है, किस तरीके से इसमें लाखों रुपीज़ अर्न कर सकते हो, और मीशो के ऊपर में बहुत सारे लोग हैं, इसमें कोई ज़्यादा कमीशन वगैरह चार्जेज़ नहीं होते हैं, कोई पेनल्टी चार्जेज़ वगैरह नहीं होते हैं, और आपको एज़ अ मार्केट सेलर या फिर एज़ अ ग्रोथ अगर आपको चाहते हो, तो इसके अंदर में कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको ईज़िली आपके प्रोडक्ट को लिस्टेड कर दिया जाता है, लोगों तक दिखा दिया जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती है, और ये देखो एज़ अ कंपेयर टू और बाकी सारे सेलर होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न में काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भरे पड़े हुए हैं। लेकिन ये सब मीशो में थोड़ा-सा आज के समय में मुझे लग रहा है कि रीज़नेबल कॉम्पिटिशन है, ज़्यादा नहीं है, ना तो कम है। तो इसमें अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर में। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट के अंदर में अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी लगाना होगा, अगर जीएसटी नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी या फिर यूएनआई आईडी
या फिर आप नॉन जीएसटी सेलर एज़ रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो यूएनआई आईडी क्या होता है ना, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो एक यूएनआई एक आईडी होती है, जो आपको प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं तो एनरोलमेंट आईडी वगैरह जो आपको लोकल म्युनिसिपैलिटी है वो सब भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। देन आपको प्रोडक्ट को लिस्टेड करना होता है, देन आपके पास ऑर्डर आती है। उस ऑर्डर को आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो तो शिपमेंट के लिए आपको पहुँचा दिया जाता है। मीशो का जो शिपमेंट कुरियर होता है वो आपके एड्रेस पर आता है और वहाँ से पिकअप कर लेगा। मीशो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। प्रोडक्ट को कैसे पहुँचाना है वो उसके हैंडल में है, ठीक है? कस्टमर तक पहुँच जाते हैं क्रॉस ओवर इंडिया, देन पेमेंट रिसीव हो जाता है। रिटर्न पॉलिसी होती है, तो कस्टमर 7 दिन के अंदर में आपकी प्रोडक्ट को अगर रिटर्न नहीं कराता है तो उस केस तो 7 डेज़ साइकिल के अंदर में आपको पेमेंट डिपॉज़िट कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। तो ठीक है, इस तरीके का अकाउंट बनाना होता है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना होता है। सबसे पहले स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करनी है और देन यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन ओटीपी डालना है, देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करनी है और जैसे ही अकाउंट को क्रिएट कर लेते हो, देन आपको यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, जो अगर आप जीएसटी होल्डर हो तो आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं आपको नॉर्मल ओवरव्यू दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर में भी आपको काम किया जा सकता है। इसके अंदर में भी आपको खुद से अकाउंट बनाकर और सेलर रजिस्टर्ड करके अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकते हो। और यहाँ पर ना कोई जीएसटी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास एनरोलमेंट आईडी होना चाहिए या फिर यूएनआई आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास बिज़नेस का लाइसेंस है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है फिर भी आपको लाइसेंस है आपके पास तो वो चल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी है तो वो चलेगा और बैंक अकाउंट डिटेल जो आमतौर पर आज के समय में सभी के पास है। तो इस तरीके से आपको काम होता है और मीशो के अंदर में आप अकाउंट बना सकते हो। और मैंने आपको एक एक्सपीरियंस दिखाया, इसके अंदर में कुछ लोगों को प्रॉफ़िट भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे से नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, जिनके आरटीओ हाई होते हैं और जिनके पास रिटर्न ज़्यादा आता है तो उसको लॉस होने की संभावना है। क्योंकि वहाँ पर भाई मार्जिन कम आ रहा है और रिटर्निंग ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में स्वाभाविक है लॉसेस होंगे। तो मैंने आपको ओवरव्यू समझा दिया। अगर आप मेसो के ऊपर में काम करना चाहते हो, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से सेलर को अप्रूव कराते हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्टेड करना है, ये सब अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। क्योंकि हमारा चैनल ना ज़्यादातर मैं ब्लॉगिंग के लिए और ज़्यादातर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ-कुछ मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि लोगों तक पहुँचा जा सके। और अगर आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, किस तरीके से ई-कॉमर्स स्टार्ट होती है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है। मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखाया था, तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा।